कैसे भी करके कोमल को यहाँ से दूर जाना था। मौका पाते ही वो निकल चुकी थी। भागते भागते बहुत दूर निकल आई थी। उस रोड पर बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी कि तभी किसी ने उसे पकड़ कर खींचा। अरे दीदी, देख कर चलो ना, अभी बाइक के नीचे आ जाती। कोमल कांपने लगी। उसे लगा जैसे विकास ने उसे पकड़ लिया हो, लेकिन ये स्कूल से लौटते छोटे बच्चे थे। बच्चे आगे बढ़ गए। कोमल को अगर विकास पर शक नहीं हुआ होता तब वह वहां से भाग नहीं पाती। वह होटल में जैसे ही घुसी तभी उसे संदेह हो गया था। वो बार बार विकास को उसके मामा के यहाँ चलने के लिए बोल रही थी, पर वह सुन नहीं रहा था। फिर भी वह आश्वस्त थी कि उसने घर से भागकर कोई गलती नहीं की है। वह विकास से प्यार करती है। वह जानती थी कि पापा कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग थी। जब कोमल वॉशरूम गई तो उसने अपने कानों से सुन लिया, हाँ मेरे साथ भाग कर आई है शादी करने। अरे नहीं यार, ऐसे सबसे शादी करता रहूंगा तब तो अब तक मेरी 10 शादियां हो गई होती। हा हा हा। अगर कोमल उस फोन को नहीं सुन पाती तो आज उसकी इज्जत तार तार हो चुकी होती। सोच कर ही वो अंदर तक कांप गई। वह अभी तक की घटनाओं को याद करने लगी। अभी कल की ही बात है। वो ट्यूशन के बहाने विकास के साथ निकली थी। विकास ने उससे कुछ पैसे लाने को कहा था। माँ के पर्स से 20,000 नगद और माँ के कुछ गहने भी ले गई थी। उसने सारे पैसे विकास को दे दिए थे। बस इतने ही, विकास ने कहा। और है, देती हूँ वॉशरूम से आकर। वॉशरूम में जाते ही उसे सारा मामला समझ आ गया। जब उसने देर लगाई तब विकास ने पुकारा, कोमल सब ठीक है ना? लेकिन वह भाग निकली। अगर वो भाग नहीं पाती तब उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका मोबाइल तो वहीं छूट गया, चार्ज में लगा रह गया। अच्छा हुआ, अब वो मेरी लोकेशन पता नहीं कर पाएगा। अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि मैं उसके चंगुल से भाग चुकी हूँ। स्टेशन आकर कोमल तेजी से वेटिंग रूम की ओर बढ़ गई। उसने वॉशरूम में जाकर कुर्ती के अंदर छिपाया हुआ छोटा सा पर्स निकाला, जिसके बारे में उसने विकास को कुछ नहीं बताया था। उसमें माँ के कुछ जेवरों के साथ साथ 1,000 रुपए भी थे। कितनी गंदी औलाद है वह, अपने माँ बाप की इज्जत की थोड़ी भी परवाह नहीं की। क्या हाल हो रहा होगा उन लोगों का। माँ और पापा का सोच वो फूट फूट कर रोने लगी। जब मन शांत हुआ तब सोचने लगी कि कहीं विकास उसे स्टेशन ढूंढने न चला आए। कोमल ने दुपट्टे से अपने पूरे मुंह को कवर कर लिया कि कहीं कोई जान पहचान वाला न मिल जाए। उसने लखनऊ की टिकट ली और ट्रेन में बैठ गई। बैठने के बाद उसे घर की यादें सताने लगी। जब वह घर जाएगी तो क्या होगा? अगर माँ पापा ने घर के अंदर घुसने नहीं दिया तब? वह सोच में थी। तभी बगल की सीट पर एक सज्जन आकर बैठे। वह लगातार कोमल को देख रहे थे। कोमल की रोती आंखों को देखकर उनको कुछ शंका हो रही थी। कोमल कोशिश कर रही थी कि वह सामान्य रहे, पर मन की चिंताएं, परेशानियां उसे सामान्य नहीं रहने दे रही थी। घर से भागना, माँ बाप की बेइज्जती, विश्वास को ठेस पहुंचाना, सब उसे और परेशान कर रहे थे। उन सज्जन से रहा नहीं गया तो उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी तुमने किसी को खो दिया है क्या? वह कुछ नहीं बोली, पर रोना जारी था।
मुझे लगता है बेटा तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोमल ने बड़े अचरज से उनको देखा कि यह आदमी है या कोई देवदूत। मन की बात इन्हें कैसे पता चल गई। देखो, रो मत, शांत होकर मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। कोमल बोझिल बैठी थी। उसने धीरे धीरे सारी बातें बता दी। उसे कैसे विकास ने झूठे प्यार के जाल में फंसाया, फिर घर से भागने को उकसाया, पैसे मंगवाना। वे चुपचाप सुनते रहे। फिर पूछा, कहाँ रहती हो और कहाँ जा रही हो। मेरा घर लखनऊ में है, लेकिन मैं सीतापुर अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। घर क्यों नहीं? उस आदमी ने पूछा। किस मुंह से जाऊं? टिकट लखनऊ का है, पर हिम्मत नहीं हो रही है। और वो रोने लगी। उन्होंने चुप रहने को कहा और बोले, सुनो, माँ बाप से बढ़कर माफ करने वाला कोई नहीं है। तुम सीधा अपने घर जाओ और सब सच सच बता दो। सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। वह लोग तुम्हारे पछतावे को भी समझेंगे और माफ भी करेंगे। साथ साथ तुम्हें सीने से भी लगाएंगे और अपने आप को सुधार कर एक अच्छी बेटी बनकर उनका नाम रोशन करो। अंकल ने समझाया। देखो बेटी, कुदरत ने सभी को सोचने समझने की शक्ति बराबर दी है। जो लोग इसका सही उपयोग करते हैं वे हमेशा विजयी होते हैं। हाँ, हम सभी आखिर है तो मनुष्य ही ना। गलतियां भी हो जाती हैं, पर सही मनुष्य वही है जो अपनी गलतियों को समझे, माने और उनसे सबक ले, सच्चाई के साथ आगे बढ़े। कोमल फपक पड़ी। अच्छा, अब रोना बंद करो और कुछ अच्छी बातें सोचो। ट्रेन से उतरने के बाद कोमल ने हाथ जोड़कर उनको नमस्ते किया। फिर 2 कदम आगे बढ़ी और वापस आकर उसने अंकल के पैर छू लिए। दोनों की आंखें भर आई। उन्होंने कोमल के सिर पर हाथ रखकर रुंधे गले से आशीर्वाद दिया। कुदरत तुम्हें सही राह दिखाए। और फिर बिना देखे बढ़ गए। कोमल उस देव पुरुष को भीगी आंखों से जाते देखती रही। असली परीक्षा तो अब थी। वो घर से संपर्क करे। अगर उन लोगों ने उसे घर में घुसने ना दिया तब पहले बात करते हैं, पता चल जाएगा वे घर जा सकती है या नहीं। वह माँ को मोबाइल लगाने लगी। लंबी रिंग बजी, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। वैसे भी माँ अपरिचित का फोन नहीं उठाती। माँ को लगातार फोन लगाएंगे, तभी उनको शक होगा। सोचकर वो लगातार फोन मिलाने लगी। इस बार किसी ने कॉल उठाया। हेलो, हेलो। कोमल सिसकने लगी। कोमल, तुम हो? बोलो बेटा, कहाँ से फोन कर रही हो? रो मत बेटा, तुम ठीक हो ना? फोन पापा ने उठाया था। कोमल रोती जा रही थी। तभी माँ की आवाज आई। कैसी हो बेटी? कहाँ से बोल रही हो? बताओ, हम सभी बहुत परेशान हैं। किसी मुश्किल में तो नहीं हो ना? बोलो ना बेटी, तुम ठीक हो ना? कोमल को अपने लिए बेटा या बेटी शब्द की आशा नहीं थी। वह रो रो कर बोलने लगी। माँ, मैं कोमल लखनऊ स्टेशन से बात कर रही हूँ। आगे वो बोल नहीं पाई। तुम स्टेशन पर रहो, वहीं पास में मंदिर है, वहीं पर रुको। हम लोग आ रहे हैं। वहीं रहना बेटा, कहीं जाना मत। बस हम आ ही रहे हैं। माँ के भीगे स्वर कोमल के आहत मन को चीरते चले गए। वह मंदिर के पास चुपचाप बैठ गई। उसने अपना मुंह ढक लिया था। शहर उसका था, कोई भी पहचान सकता था। करीब 20 मिनट के भीतर उसे माँ सरस्वती व पापा नारायण दिखे। दोनों के चेहरे का रंग गायब था। कोमल को अपनी गलती और अपने माता पिता की दशा देखकर फिर रोना आ गया। वो माँ से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। कोमल के माता पिता ने
उसे संभालते हुए गाड़ी में बिठाया। एक ओर माँ दृढ़ता के साथ हाथ पकड़कर बैठी तो दूसरी ओर पापा ने उसके हाथ को बड़ी कठोरता से पकड़ रखा था, जैसे कहना चाहते हो कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुमको प्यार करते हैं, कभी भी चाहे जो भी परिस्थिति हो साथ नहीं छोड़ सकते। माँ कभी आंसू पोंछती, कभी चुन्नी संभालती तो कभी प्यार से हवा से झूलते बालों को चेहरे से हटा रही थी। दोनों के बीच में बैठी कोमल किसी डरी सहमी बच्ची की तरह रोती सिसकती चली जा रही थी। घर पहुंचकर कोमल सीधे अपने कमरे में जाकर दीवार से लगकर दहाड़े मारकर रोने लगी। माँ चुप कराने के इरादे से आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी नारायण जी ने कहा, उसे रो लेने दो। घर में सब लोग सामान्य होने की कोशिश कर रहे थे। कोमल के लिए यह बड़ा मुश्किल लग रहा था, पर घर वालों का साहस उसका हौसला बढ़ा रहा था। कोमल वक्त की मारी खुद को कैसे इतनी जल्दी माफ कर दे। अभी तक किसी ने, यहाँ तक कि उसके छोटे भाई अमन ने भी कुछ नहीं पूछा। शायद पापा की हिदायत होगी। खाना खाते वक्त उसने माँ से अपने पास सोने का आग्रह किया। तब उन्होंने कहा, हाँ बेटा, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ही सोने वाली थी। कोमल समझ गई, आज माँ उससे सारी बातें जानना चाहती है। ठीक है, वह सब सच सच बता देगी, कुछ भी नहीं छिपाएगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ चुपचाप सो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोमल के लिए ये सब असहनीय हो रहा था। सब लोग उसे एक बार भी डांट क्यों नहीं रहे थे, न फटकार लगा रहे हैं। ऐसे माता पिता के लिए उसने कितनी घृणित बात सोची, कैसे कि घर में कोई घुसने नहीं देंगे। कोमल की नींद उड़ गई थी। वह सारी बातें बताकर मन हल्का करना चाहती थी। सबकी खामोशी उसके मन को जला रही थी। उसके पास तो अब नाराजगी या रूठने का हक भी नहीं रहा। मन को चैन नहीं आ रहा था। उसने सोच लिया, यदि माँ उससे कुछ भी जानना चाहेगी तब तो ठीक है, वरना वो स्वयं ही उन्हें सब कुछ बता देगी। उसने निश्चय कर लिया, पापा के ऑफिस जाते वो माँ से बात करेगी। अमन भी स्कूल जा चुका था। चाय लेकर वो अपने कमरे में आकर पढ़ने की टेबल को ठीक करने लगी। पता नहीं आगे पढ़ पाएगी या नहीं। सभी लोग उस इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकते हैं, कहीं कॉलेज से नाम ही न कटवा दे। तभी सरस्वती जी कमरे में आई और टेबल के पास खड़ी हो गई। क्या कर रही हो कोमल? कुछ नहीं माँ। माँ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। माँ के पैर पकड़कर वो बोली, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बहुत पछतावे में हूँ। माँ, मैं बहकावे में आ गई थी और वो फूट फूट कर रोने लगी। कोमल, इधर देखो, अपना सिर उठाओ और बताओ क्या हुआ। देखो, सब सच सच बताना। घर की इज्जत तो रही नहीं, अपनी इज्जत भी गवा आई। सरस्वती जी कठोरता से बोली, नहीं माँ, मैं घर से भागी जरूर थी, पर मुझे अपने मान का पूरा ख्याल था माँ। तुम लोगों के आशीर्वाद से मैं बच गई माँ। तुम लोग एक रात। नहीं माँ, कोमल बीच में बात काट कर बोली, हम जिस दिन गए थे उस दिन हम रात में ट्रेन में थे। तुम मेरा विश्वास करो माँ, मैं सच बोल रही हूँ। वह बोला कि दिल्ली में उसके मामा रहते हैं जो शादी करवा देंगे, लेकिन जब वो मामा के घर ना ले जाकर एक होटल में ले गया, उसी समय मैं समझ गई कि वह झूठा है। मैंने उस पर विश्वास कर भूल कर दी है। फिर मैं चालाकी से भाग निकली। माँ, तुम मुझे डांटो मारो, मैंने काम ही ऐसा किया है, पर एक नादान समझकर माफ कर दो माँ, प्लीज, बस एक बार। कोमल रोती जा रही थी। माँ, विकास बोला था
कि वो आईएएस के मेंस में आ गया है और उसके पापा उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी से जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। वे तरह तरह के झूठ बोलकर मुझे पागल बना दिया था। ना मैं कुछ सोच पाई और न समझ पाई। बस 3 महीने में मुझे इतना विश्वास हो गया कि मैंने घर से पैर निकाल दिए और जिन माँ बाप के साथ इतने साल रही उनसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। तुम जो भी सजा देना चाहती हो दे दो, पर बस माफ कर दो। और वो माँ से लिपट कर रोने लगी। मैं क्या सजा दूं तुझे? तुझे जो भी सजा देंगे उसका दर्द भी तो हम ही को होगा। तुम मेरी देह का अंश हो, काट कर नहीं फेंक सकते। सरस्वती जी का गला रुंध गया। हम लोगों की परवरिश पर अब सवाल तो लग ही गया है ना। कोमल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह चुप रही। माँ का रोना उसके मन को आहत कर गया। सच में उसने बहुत भारी भूल कर दी। परिवार की इज्जत और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई। थोड़ी देर तक दोनों ही अपने हिस्से का दर्द लिए चुप बैठी रही। कोमल के लिए समय जैसे बीत ही नहीं रहा था। कपड़ों की अलमारी ठीक करने की नियत से वह अलमारी के पास खड़ी हो गई। उसे पता लग गया कि अलमारी को अच्छे से खंगाला गया है। कमरे में बैठा अमन ध्यान से उसकी गतिविधियों को देख रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया, दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या पूछना है? तुम अपने कॉलेज ग्रुप के साथ पिकनिक पर नहीं गई थी ना? हम लोगों से नाराज होकर कहीं चली गई थी। कोमल को जैसे झटका सा लगा। वो कपड़े जमीन में फेंक अमन की ओर दौड़ी और उससे लिपट कर रोने लगी। अमन 10वीं कक्षा में था। उसे घर के माहौल से कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था कि दीदी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। लड़कियां जरा जल्दी समझदार हो जाती हैं। लड़के सांसारिक मामलों से थोड़ा अनजान रहते हैं। तुम तो पर्ची में पता दे गई थी, पर सब लोग बहुत घबराए हुए थे। कोमल अमन को कैसे बताए कि वो पता नहीं, बस एक नोट लिख कर गई थी कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। एक दिन रात के खाने के समय नारायण जी ने कोमल से कहा, कल आधार दे देना, नया नंबर लेना है। कॉलेज की पढ़ाई भी अधूरी है, तो कल से कॉलेज जाओगी तुम। कोमल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह कॉलेज जाने की बात से खुश थी। सरस्वती जी को कोमल के विवाह की चिंता सताने लगी। वे स्वयं कम शिक्षित थी। पहले उनकी इच्छा थी कि वह कोमल को उच्च से उच्च शिक्षा दिलवाएं, पर अब परिस्थितियां बदल गई थी। मन में शंकाओं ने डेरा जमा लिया था कि कहीं वो लफंगा कोमल को हानि न पहुंचाने की कोशिश करे। कोमल की मां ने अपना फैसला सुना दिया। कोमल का जीवन अब सामान्य हो चला था। वह अपने व्यवहार से सभी को संतुष्ट करने के प्रयास में सफल हो रही थी। वह सबसे अधिक कॉलेज जाने से खुश थी। कोमल एक ऐसी छात्रा थी जो अच्छे नंबरों से पास होती थी। कोमल को बस एक ही बात खटक रही थी कि माँ पापा जल्दी उसकी शादी कराना चाहते हैं। इतना समझ में तो आ ही गया था कि यह शीघ्रता किस कारण से हो रही है। माँ तो उसकी उच्च शिक्षा के पक्ष में थी। कोमल की परीक्षा खत्म हो गई थी। खाली समय काटते नहीं कटता। पहले स्केचिंग पेंटिंग का शौक था, लेकिन उस छिछोरे के कारण सब कुछ छूट गया। उसने स्केचिंग फिर से शुरू की। उसके पापा ने उसे स्केच करते देखा तो बहुत खुश हुए। विवाह के लिए लड़के की खोज जारी थी। किसी परिचित ने एक अच्छा रिश्ता बताया। लड़का नोएडा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके कलकत्ता में कार्यरत था। उसकी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। माता पिता लखनऊ में हैं। नारायण जी ने पत्नी सरस्वती से चर्चा की। बातचीत शुरू हुई। सारी बात तय हो गई। कुंडली भी अच्छी मिली।
बस अब इंतजार लड़के का था। सरस्वती जी ने लड़के की तस्वीर कोमल को दिखानी चाहिए। कोमल देखने के लिए तैयार नहीं थी। माँ, मुझे नहीं देखनी है। तुम लोगों ने देखी, मेरे लिए यही काफी है। तुम लोगों से ज्यादा मेरा भला कौन सोच सकता है। 1 महीने बाद खबर आई कि लड़का 1 सप्ताह के लिए आने वाला है। लड़की को दिखा दिया जाए। बहुत डांट फटकार के बाद कोमल पार्लर गई। शाम को कोमल तैयार हो रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी। जब किसी लड़की की शादी की बात चलती है, तब उसके दिल में कितनी तमन्नाएं, कितनी हसरतें अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। पर कोमल के साथ ऐसा कुछ नहीं था। रोमांच का तो नामो निशान नहीं था। अतीत की घटना, आने वाले पल की आशंका, सब मिलकर उसे खुश नहीं होने दे रहे थे। माँ तैयार होकर कोमल को देखने आई। कोमल को तैयार देखकर बोली, काजल नहीं लगाया? लगा ले, आंखें सूनी लग रही हैं। समय पर सब लोग निकल गए। रेस्टोरेंट में 3 तरफ से बड़ा सोफा और सामने सिंगल सिंगल सोफा थे। बीच में बड़ी टेबल थी। बड़े सोफे पर माँ और पापा के बीच कोमल बैठी। कोमल को अब घबराहट होने लगी। बोली, माँ, डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? यह समय तो हर लड़की की जिंदगी में आता है। सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत, आराम से बैठो। तभी लड़के वाले आ गए। माँ ने कोमल की कोहनी पर स्पर्श कर खड़े होकर प्रणाम करने को कहा। कोमल खड़ी हुई। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक बार नजर उठाकर देखा तो उसका मन धक्क से रह गया। सामने बैठे व्यक्ति को देख उसके होश उड़ चुके थे। ये वही सज्जन थे जो उस दिन उसे ट्रेन में मिले थे और अच्छी सीख दी थी। वो स्तब्ध जड़वत सी रह गई। माँ ने उसे पकड़कर बिठाया। वो महिला कोमल के पास आकर बैठ गई। कोमल का हाथ थाम लिया। वो लगातार कोमल को निहार रही थी। फिर बोली, आपकी बेटी बड़ी प्यारी है। सरस्वती जी के होठों पर मुस्कान फैल गई। कोमल अभी तक कांप रही थी। तभी महिला ने पूछा, तुम पेंटिंग सीख रही हो? कोमल कुछ बोल नहीं सकी, बस सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। लड़के का नाम विराज था। बेहद हैंडसम, स्मार्ट और हंसमुख। कोमल को लग रहा था अभी अंकल उठेंगे और कहेंगे, हमें अपने बेटे की शादी आपकी लड़की से नहीं करनी है, हम जा रहे हैं। तभी वह महिला बोली, विराज, तुम अगर बात करना चाहते हो तो कर लो। हाँ हाँ, जाओ तुम लोग भी, आपस में बातें कर लो। कोमल चुपचाप विराज के पीछे चल दी। आप पेंटिंग सीख रही हैं? कोमल ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। बस दोनों के बीच औपचारिक बातें हुई। तभी माँ ने आवाज लगाई और दोनों वापस आ गए। नारायण जी ने बताया, वे लोग रात में खबर करेंगे। गाड़ी में सभी बहुत खुश लग रहे थे। माँ ने कहा, परिवार तो अच्छा है। स्वभाव भी ठीक लगा। लड़के की माँ खूब बातें करती है। कोमल ने भी यह नोट किया कि वो लगातार बात कर रही थी। सभी लोग खुश थे, पर कोमल का मन आशंकाओं से घिरा हुआ था। एक हलचल सी मची थी। सत्य बड़ा कठोर भी होता है। उसे अब सारी बातें माँ पापा को बतानी पड़ेंगी। उनके मन में आशा के लड्डू फूट रहे हैं। कहीं वे टूट गए तो परिणाम बहुत दुखद होगा। रात में सरस्वती खाना बनाने गई तो कोमल वहां जा पहुंची और ट्रेन की सारी बातें बता दी। माँ सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। राह दिखाना और बहू बनाना दोनों में बहुत फर्क है। जमाना कितना भी आगे चला जाए, पर कोई भी सभ्य परिवार जानबूझकर एक भागी हुई लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करेगा। अब तो तय है कि उधर से ना ही होगा। यह बात कोमल के पापा को जल्दी बतानी होगी। यह सोचकर वो अपने कमरे में चली गई।
देखा तो नारायण जी फोन पर बात कर रहे थे। नारायण जी का चेहरा बता रहा था कि सब कुशल मंगल है। वह अपनी पत्नी की ओर लपके उन्होंने सरस्वती जी के दोनों कंधे पकड़कर खुश होकर कहा, हमारी बेटी का ब्याह पक्का हो गया। मोहन जी कोमल से ट्रेन में मिल चुके हैं। यह बात उन्होंने कोमल के पापा को नहीं बताई। सरस्वती जी ने ब्याह पक्का होने की बात कोमल को बताई। कोमल का हृदय मोहन जी अंकल के लिए श्रद्धा से भर गया। सरस्वती जी ने अपनी होने वाली समधिन को बधाई देने के लिए फोन किया। तब कोमल की सास ने कोमल का मोबाइल नंबर मांग लिया। नंबर देने के दूसरे दिन विराज का फोन आ गया। वह 2 दिनों के लिए कलकत्ता किसी जरूरी काम से जा रहा है। जाने से पहले शाम को कोमल से मिलना चाहता है। कोमल सोचने लगी, अंकल ने शादी पक्की कर दी। क्या सच में उन्होंने अपने लड़के को नहीं बताया होगा? ऐसा हो सकता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि विराज को सब पता हो? वह कोमल के मुंह से सुनना चाहता है। उसका अतीत उसके जीवन का नासूर बन चुका है। कोमल चाहे ना चाहे उससे भाग नहीं सकती है। क्या करे? जिंदगी सामने खड़ी पुकार रही है, बस जाकर थाम लेना है। पर वो जहां भी जाएगी ये सारी चीजें उसके साथ साथ चलेंगी। चुप रहकर और आगे बढ़कर जिंदगी को गले लगा ले, अथवा जो भी हुआ उसे विराज को बता दे। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा, कहीं ऐसा तो नहीं विराज को अंकल ने सब बता दिया हो? वे दोनों कोमल को परखना चाहते हो कि ये लड़की कितनी सच्ची है। समय के झंझावत ने कोमल को मजबूत और समझदार बना दिया है। उसने अपने कैनवास पर जो मैला कुचैला रंग थोपा था उसे ही तो मिटाना होगा। विराज से मिलने के लिए कोमल अलमारी के पास जाकर खड़ी हुई। क्या पहना जाए, यह भी एक चिंता का विषय था। तभी उसे अपनी क्लासमेट की बात याद आई। वो हाथ की रेखा देखती थी। सारी लड़कियां हाथ दिखाती भी थी और उसका मजाक भी बनाती थी। उसने कोमल को बताया था, जब भी वो मुश्किल हालात में हो तब पिंक कपड़े पहने। कोमल को ये सब बकवास लगता था, पर आज मन हो रहा था कि उसके कहे को एक बार आजमाया जाए। उसने अलमारी से अपनी पसंद का एक पिंक कुर्ता निकाल लिया। कोमल जब पहुंची तब देखा कि विराज उसका वेट कर रहा था। उसने वेटर को इशारे से बुलाया। विराज रोज के फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था। कोमल के हाथों में दिया। कोमल ने मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा और फिर दोनों बैठ गए। विराज ने खुश होकर कहा, क्या खाना है? आप जो भी मंगा लें। विराज ने वेटर को बुलाकर ऑर्डर दिया। कोमल को अपनी बात बताने की जल्दी मची थी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, विराज ने कहा। अब आप नाराज न हो जाना, मैं फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। दरअसल आप पर पिंक रंग बहुत सूट कर रहा है। नहीं, मुझे तो खुशी हो रही है, कोमल ने चंचलता से जवाब दिया। स्मार्ट आंसर। विराज का चुलबुलापन कोमल को अच्छा लग रहा था। काश यह वक्त यहीं रुक जाता। तभी विराज ने कहा, मुझे 2 दिन के लिए कलकत्ता जाना है। सोच रहा था उसके बाद ऑफिस ज्वाइन कर लूं, इसलिए आपसे मिलना चाहता था। पर पापा कह रहे हैं परसों के बाद का दिन अच्छा है, सगाई करके जाओ। सगाई? कोमल का दिल जोर से धड़का। मैंने कहा दिसंबर में आकर कर लेंगे, तब नाराज हो गए। इस कारण मुझे अब दोबारा फिर आना होगा। कोमल बोलने को तड़प रही थी। उसने अपना मन कड़ा किया और विराज से बोली, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। बोलिए ना, तभी से मैं ही बोले जा रहा हूँ। कोमल धीरे धीरे सारी बातें बताने लगी। बीच बीच में वो विराज को देखती भी जा रही थी। उसका चेहरा सख्त होता जा रहा था। विकास से मुलाकात, रोज क्लास बंक करके
कॉलेज के पास में मिलना, घर से पैसे चोरी कर भागना और फिर उसके धोखे का पता लगने पर वापस घर सकुशल लौट आना। उसने मोहन जी अंकल से मिलने वाली बात नहीं बताई। विराज के चेहरे के भाव प्रतिपल बदल रहे थे। उसने वेटर से बिल लाने को कहा। कोमल समझ गई सब खत्म हो गया। ऐसा जीवन साथी उसे कहाँ मिलेगा। वेटर ने बिल लाकर दिया। विराज ने बिना कुछ बोले उसमें पैसे रखे। कोमल ग्लानि से भरी तिलमिलाकर खड़ी हो गई, जिसके कारण वो लड़खड़ा गई। विराज ने झट से उसे सहारा देकर थाम लिया। कोमल रो रही थी। विराज के स्पर्श से वो और विचलित हो गई। उसकी हिचकियां बंध गई। विराज ने उसे दोनों हाथों में थाम कर कहा, कोमल इधर देखो। कोमल रोती जा रही थी। उसने देखा। विराज ने उसके आंसुओं को अपनी हथेली पर समेट लिया और बोला, ऐसा स्पष्ट मन और सच्चा साथी मुझे कहाँ मिलेगा। यह सुनकर कोमल विराज के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसका पिंक कैनवास इंद्रधनुषी रंगों से रंगीन हो गया था। सच के फूल खिलखिला उठे। एक हफ्ते बाद दोनों की सगाई हो गई। दोनों परिवार एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। कोमल ने एक नजर अपने होने वाले ससुर मोहन अंकल की तरफ डाली तो वह मुस्कुरा रहे थे और दोनों हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा रखे थे। कोमल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।